मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 22 साल हो गई थी, लेकिन अब तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ था। फिर आखिरकार मेरे लिए एक बहुत ही सामान्य से परिवार से रिश्ता आया। माँ बाप ने कहा कि चलो ठीक है, रिश्ता खुद आया है और हमें मंजूर है। क्योंकि लड़के की शक्ल तो अच्छी थी, लेकिन उसके माँ बाप कुछ अजीब से थे। मेरे ससुर अजीब तरह से बोलते थे और एक हाथ हवा में हिला हिलाकर बातें करते थे, दूसरा हाथ उनकी कमर पर होता था। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर थोड़ी सी लचक है, लेकिन जाहिर है कि वैसे तो वो ठीक थे। उनका एक बेटा भी था, ये उन्हीं का था। मोहल्ले के लोग तो बातें करते रहते थे और सब उनका मजाक बनाते थे, लेकिन मैंने अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी, इसलिए मेरे पापा ने रिश्ता दे दिया। मेरे घर वालों को ये रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल ठीक लग रहा था। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वाले तो हमारे बारे में भी बुरी बातें करते हैं। कल को कोई हमारी बेटी के बारे में पूछताछ करने आएगा, और अगर वो लोगों की बात मान ले तो वो हमसे भी रिश्ता नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे ससुर मेरी शादी में मौजूद नहीं थे। ये बात बड़ी ही अजीब थी। मेरे पापा ने बार बार मेरी सास से पूछा कि आपके पति यहाँ पर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए वो शादी में नहीं आएंगे। अब एक बंदे की बीमारी के लिए शादी तो नहीं रोक सकते थे ना, इसलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन जब उनसे पूछा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, तो कहने लगीं कि उनका कोई ख़ानदानी मतलब है, कभी कभी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। ये नहीं बताया कि मसला क्या है। जब मेरी शादी हो गई तो मेरा पति मेरे कमरे में आया, मेरे सामने बैठा था। वो मेरे लिए तोहफ़ा भी लेकर आया था। उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, पर उसने मुझे एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि देखो, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। जब मैं घर आऊँ तो तुम मुझे मेरे कमरे में मिलोगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। तुम्हारे शरीर से मुझे मसाले और लहसुन, प्याज की सौगंध न आ रही हो। बस मेरी पत्नी बनकर खड़ी हो। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा। अगर तुम्हें आपत्ति हो तो तुमने सीधा मुझे आकर बताना है। मैं अपने माँ बाप के सामने भी उस मुद्दे को रखूँगा। अगर तुम सच्ची हो, तुम हल्दी पर ना हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब मैं घर आऊँ तो मुझे घर की बातों में नहीं उलझाना। तुम्हें जो चाहिए मुझे लिस्ट बनाकर दे दिया करो। जिस चीज़ के मेरे पास पैसे होंगे मैं ले आऊँगा, जिसके नहीं होंगे वो अगली बार ला दूंगा। मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही नपातुल्ला सीधा सादा सा था, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था। उसने कहा कि बाकी घर वालों का जो भी काम है वो तुमने ही करना है और उनके साथ अपना रिश्ता तुमने ही अच्छा बनाना है। 1-2 दिन में मैंने ये पता कर लिया था कि इस घर के लोग मेरे साथ कैसे हैं। मुझे पूरा दिन गुजारना था। अगर वो अच्छे होते तो राम भला करे, और अगर अच्छे नहीं होते तो फिर मेरे साथ जो होना था वो मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। पर मैंने देखा कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुमने इसे चलाना है, जैसे मर्जी इसे चलाओ, साफ करो, जो पकाना है पकाओ। मुझे कोई मसला नहीं है। इस घर को अपना समझकर यहाँ पर काम करना, इस घर को हमारा समझकर काम नहीं करना। और मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि ये काम तो इस टाइम पर करो या इस टाइम पर करो, जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे करो। बस घर तुमने संभालना है और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने देखा कि एक दिन मेरे ससुर की जीभ बहुत ज़्यादा मोटी थी। वो हंसते हंसते कमरे में आए और वहाँ से मेरी सास के कमरे में चले गए। उनकी जीभ को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर नरम सी चीज़ थी। मुझे लगा कि सास के लिए फूल लाए होंगे। फिर मैंने शाम को अपने पति से कहा कि आपके पापा अपनी पत्नी के लिए फूल लेकर आते हैं, लेकिन आप मेरे लिए अब तक फूल नहीं लाए, जबकि अभी आपसे मेरी शादी हुई है, कोई इतने दिन भी नहीं हुए। तो मेरे पति ने कहा कि अगर तुम्हें फूल पसंद हैं तो मैं ले आऊँगा। लेकिन जो पापा की जीभ में थे ना, वो फूल नहीं थे। मैंने कहा कि आपको कैसे पता? तो उसने कहा कि मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। जिस तरह से उसने बात की थी, ऐसा लगता था कि कोई ऐसी बात है जो हर किसी को बताने के काबिल नहीं है। मेरे पति ने मुझे पूरी बात नहीं बताई और मैं भी हैरान थी। इसके अलावा एक और बात भी मैंने देखी थी, वो ये कि मेरे ससुर के मुंह में हर वक्त कुछ न कुछ चबाते रहते थे। मुझे लगा कि शायद वो बबलगम खा रहे हैं, लेकिन वो च्यूइंग गम नहीं थी, वो कुछ और था जिसे वो हर टाइम खाते रहते थे, और कभी कभी उनके मुंह से पानी भी निकलता रहता था। कभी कभी वो बैठे बैठे अचानक से अजीब अजीब शक्लें बनाते रहते थे, जैसे जो चीज़ वो खा रहे हैं वो या तो बहुत ज़्यादा कड़वी है या फिर उसका स्वाद बहुत ही बुरा है, और हर बार जेब से ही निकाल कर ही खाते थे। मैं भी समझ गई कि वो फूल नहीं थे, क्योंकि फूल तो खा नहीं सकते थे, और वो फूल क्यों लेकर आएंगे। मेरी सास और ससुर में तो रोज़ लड़ाई होती थी। वो तो हर दूसरे दिन लड़ाई करते रहते थे।
मुझे भी डर लगता था कि मेरा पति भी अपने बाप की तरह मेरे साथ लड़ाइयाँ न करे। मेरा पति इस मामले में बहुत अच्छा था। एक दिन यही बात मैंने अपनी सास को कह दी तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पति इस तरह नहीं करेगा, वो अच्छा आदमी है। अगर तुमने उसे कभी बहुत ज़्यादा तंग किया तो भी वो इस तरह नहीं करेगा, यही कह देगा कि नहीं करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मेरी सास ने कहा कि मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैंने उसे सिखाया है कि औरत कमज़ोर होती है और इस पर अपनी मर्दानगी और अपनी ऊंची आवाज़ नहीं दिखाते, बल्कि उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन काश ये सब बातें मेरे पति की माँ ने भी उसे सिखाई होती। खैर, ये तो घर घर की कहानी थी। हर घर में कोई ना कोई लड़ाई होती ही रहती थी, पर ये लड़ाई झगड़े सिर्फ दिन में होते थे। रात में तो उनके कमरे में पार्टी होती थी और मेरी पार्टी तो मेरे पति ने बंद करवा रखी थी। वह कहता था कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। जब तक मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता मैं किसी भी और बात के बारे में सोच नहीं सकता हूँ। जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो पार्टी करेंगे। अजीब लगता है कि मेरे बूढ़े सास ससुर हम जवानों वाली ज़िंदगी जी रहे थे और हम दोनों जवान बूढ़ों वाली ज़िंदगी जी रहे थे, और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। पार्टी के बिना क्या ज़िंदगी है। लेकिन इस घर में एक और हरकत हुई, और वो ये कि एक तो मेरे ससुर हर टाइम अपनी जेब से कोई चीज़ निकाल निकाल कर खाते रहते थे और कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसते थे और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। एक दिन मैंने अपनी सास से बातों बातों में पूछा कि ये पूरा दिन क्या चबाते रहते हैं, तो मेरी सास हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगी। मैं समझ गई कि मेरे ससुर क्या चबा रहे थे। मैंने अपनी सास से कहा कि कहीं ये नस्वार तो नहीं, तो मेरी सास इस बात पर हंसने लगी और उन्होंने कहा कि पागल, अगर ये पूरा दिन नस्वार खाते रहते तो अभी तक तो भगवान को प्यारे हो जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये भी सोचा कि जिस तरह मेरे ससुर और सास की इस उम्र में भी इतनी लड़ाई होती थी, शायद उसकी वजह उनका नशा ही था। लेकिन सास ने कहा कि ये कोई नशा करने वाली चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि आपका दिल तंग नहीं होता, आपका पति रोज़ आपके साथ लड़ाई करता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आदत हो गई है। दरअसल हमारी शादी पसंद से भी नहीं हुई थी और ये शादी वाले दिन भाग गए थे, शादी से 5 मिनट पहले, और 2 घंटे लगे थे उनको तलाश करने में। उसके बाद उनके बाबूजी ने उनको 2 थप्पड़ लगाए और फिर उन्होंने शादी कर ली। मुझे इस बात पर न जाने क्यों हंसी आ गई। मेरी सास बिल्कुल संजीदा थी, मैं भी तुरंत संजीदा हुई, पर मेरी सास भी हंसने लगी। उन्होंने कहा कि हाँ, बात ही ऐसी है, बस ये मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मजाक से हुई हमारी शादी आज वाकई एक मजाक बन गई है। तुम अपने पति से हमेशा मोहब्बत करना, हमेशा उसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि जिन रिश्तों में मोहब्बत नहीं होती ना, वो रिश्ते मुर्दा रिश्ते होते हैं। बस शरीर की भूख मिटाने वाले रिश्ते, उनमें ज़िंदगी नहीं होती। एक दिन मैंने सोचा कि सारे घर के कपड़े धो लूँ। आज कपड़े धोने का दिन था। सास ने कहा कि खाना मैं बना लूँगी, तुम कपड़े धो लो। मैं जगह जगह से सबके कपड़े इकट्ठे कर रही थी। कमरे में जाकर पहले अपने पति और अपने कपड़े लेकर आई, फिर अपनी सास के कपड़े उठाए। मेरी सास की अच्छी आदत थी, वो कपड़े मशीन के पास ही रख देती थीं। मैं ससुर के सारे कपड़े लेने उनके कमरे में गई और कपड़े लेकर आई। मेरे हाथ में मेरे ससुर की एक कमीज़ आ गई जो काफ़ी भारी लग रही थी। अब जो कपड़े धोता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पहले जेब वगैरह चेक कर ले, कहीं जेबों में कोई ज़रूरी कागज़ या नोट वगैरह न रह गया हो। लेकिन जैसे ही मैं जेब में हाथ डालने लगी, मेरी सास इतनी जल्दी उठी कि उनके हाथ से बर्तन भी गिर गया और फ़ौरन आकर मेरे हाथ से कमीज़ खींच ली। मैंने कहा कि उनकी जेब में कुछ है और मैंने कपड़े धोने हैं, इसीलिए मैं खाली कर रही थी। जबकि मैं भी चौंक गई क्योंकि उन्होंने हरकत ही इस तरह की थी। मेरी सास ने कहा कि मैं खुद धो लूँगी और बाकी कपड़ों में से भी मेरे ससुर की कमीज़ उठाकर ले गईं, जबकि शलवार वहीं पर छोड़ गईं। मुझे उनकी समझ नहीं आई कि अगर जेब में कोई चीज़ थी भी तो वो चीज़ निकाल कर मुझे कपड़े दे देती, मैं कपड़े धो देती, मुझे तो कोई मसला नहीं था। लेकिन वो तो कपड़े ले गईं और फिर इसके बाद उन्होंने वो कपड़े मेरे सामने नहीं बल्कि आधी रात को धोए। जब मुझे नलका चलने की आवाज़ आई तो पता चला कि बाहर कोई है, और जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो मेरी सास ही कपड़े धो रही थीं और फिर तार पर लटकाकर कमरे में सोने के लिए चली गईं। यानी कि उन कपड़ों को मेरी सास ने सबसे छुपा छुपा कर अंधेरे में धोया कि किसी को भी पता न चले। लेकिन ऐसा भी क्या था, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। अब तो मुझे उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर मेरे ससुर की जेब में होता क्या है। कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो पूरा दिन खाते रहते थे और उसका वज़न कम से कम भी आधा किलो होता था।
इसके बाद वो रोज़ मेरी सास से लड़ाई भी करते थे, लेकिन मेरी सास उनको कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आधी रात को मेरी सास ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पति की शक्ल भी अजीब सी बन गई कि हम लोग साथ बैठे थे। अब ये क्या मुसीबत आ गई। आज बड़े दिनों के बाद पार्टी का प्लान था, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मेरी सास मेरे पति का हाथ पकड़कर उनको एक तरफ ले गईं और उनके कान में कुछ कहा। मैं भी चादर डालकर बाहर आ गई थी। मैंने कहा कि सब खैरियत है, तो कहने लगीं कि खैरियत है, तुम सो जाओ। मैं अंदर चली गई और मेरा पति घर से बाहर चला गया। 2 घंटे तक मैं जागती रही क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मेरा पति वापस आया तो परेशान लग रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हो गया, कहाँ गए थे, आपने 2 घंटे लगा दिए। तो कहने लगा, मेरी जैकेट निकाल दो, मुझे कहीं दूर जाना होगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि आज रात आपको कहाँ जाना है। तो मेरे पति ने मुझे इतना कहा कि बाबा नहीं मिल रहे हैं, घर से कहीं चले गए हैं। मैं हैरान रह गई कि अगर वो कहीं चले गए हैं तो वो छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि उनको ढूंढने के लिए इंसान निकल जाए। कहीं गए होंगे, किसी दोस्त के घर गए होंगे। लेकिन मेरे पति ने कहा कि नहीं, तुम समझोगी नहीं, बात बहुत परेशानी की है। मैंने उसको उसकी जैकेट निकाल के दे दी और वाकई बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वो फिर भी बाहर चला गया और मुझे कहा कि ज़रा माँ के पास बैठ जाना, बहुत परेशान है। मैंने कहा कि ठीक है और जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या कहूँ, कैसे तसल्ली दूँ। वो बहुत परेशान बैठी थीं, पर उनकी शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि पहली बार नहीं हुआ है। मैंने पूछने की कोशिश की, माँ जी क्या ये पहले भी हो चुका है? तो कहने लगीं कि सच तुम्हें बता नहीं सकती और झूठ बोलने का दिल नहीं कर रहा, तो मुझसे ये सब कुछ नहीं पूछो और अपने कमरे में चली जाओ, जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि मुझे ऐसे नींद कहाँ आएगी, आप यहाँ परेशान बैठी हैं। तो वो कहने लगीं कि हाँ, मेरा तो पति है, जब तक वापस नहीं आएगा मुझे भी नींद नहीं आएगी। इतनी ज़्यादा सर्दी। ठीक है, इस वक्त कोई घर से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और मेरा पति घर से निकल गया था। वो जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था वो उसको मिल चुका था और आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ही किस्मत ख़राब है कि जिस दिन मैं खुश होती हूँ उस दिन कुछ न कुछ हो जाता है। मेरे पति ने कहा था कि ये वक्त हमारा बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर हम लोग एक दूसरे के पास बैठे रहें, सोते रहें, तो कल को अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि हमने जिस वक्त में मेहनत करनी थी उस वक्त में हम लोग एक दूसरे से जुदा ही नहीं होते थे। बच्चे कहेंगे कि इस काम का हमें क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम कुछ बना लें। ये घर बहुत छोटा है, मैं बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। वो कहता था कि मर्द का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो औरत के साथ सोता रहे, उसे प्यार करता रहे। मर्द का काम ये है कि वो उसके लिए दुनिया की हर सहूलत घर लेकर आए और उसे अच्छी ज़िंदगी दे। मुझे इस वक्त तो उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थीं, क्योंकि अभी तो हमारी शादी शुरू हुई थी और वो हमेशा लेक्चर देता था। लेकिन अगर सोचा जाए तो शायद वो ठीक ही कह रहा था कि सारी ज़िंदगी प्यार पर गुजारा नहीं होता। कल को हमारे बच्चे हो जाते तो वो खाना मांगते, डायपर मांगते और हमारे पास पैसे न होते तो हम क्या करते। मेरा पति सुबह के वक्त मेरे ससुर को लेकर वापस आया। मेरे ससुर के चेहरे से लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने अच्छी तरह डांटा है और बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं। खैर, वो अपने कमरे में चले गए और मेरा पति आकर बैठा। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या हो गया था, कहाँ गए थे पापा जी? तो कहने लगा कि अभी मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझसे सवाल नहीं करो, मुझे थोड़ी देर सोने दो। मेरा पति सो गया और तकरीबन 10 बजे उठा। फिर मैंने उसको नाश्ता बना कर दिया और जब नाश्ता कर रहा था तब पूछा कि क्या बात है, और मेरे पति ने मुझे तब भी बात नहीं बताई और कहा कि छोड़ो, बस यूं समझो कि घर पर कोई मुसीबत आने लगी थी जो कि टल गई है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब बात ही ख़त्म हो गई है तो अब मैं तुम्हें क्या कहानियाँ सुनाऊँ। अब मैं ऑफिस से देर से जाऊँगा, मेरा दिन आज वैसे ही बुरा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी मेरा लंच पैक कर दो, मुझे मेरे ऑफिस जाना है। मुझे कभी कभी मेरे पति की हरकत अच्छी लगती थी कि वो जो बात होती थी सीधे तरीके से कह देता था, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता था कि वो कुछ बातों को घुमाकर भी करे, मुझसे अच्छे तरीके से बात करे। प्यार मोहब्बत की बात तो वो करता ही नहीं था, सीधे तो द पॉइंट बात करता था। ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी सीधे सीधे रास्ते पर चलने से नहीं गुजरती। सुबह मेरी सास की एक औरत के साथ लड़ाई हो रही थी।
जो अपने घर का कूड़ा साफ करके हमारे घर के आगे डाल देती थी। मेरी सास और उसकी लड़ाई काफ़ी बढ़ गई और उस औरत ने अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दीं। आखिर में उसने कहा, तुम्हारे घर में है ही कौन जिसे तुम आवाज़ देकर बुला रही हो? इस घर में तो सारे नामर्द ही रहते हैं। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने सोचा कि गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन इतनी बड़ी बात कह दी उसने। बहुत ही बदतमीज़ औरत थी। जब औरतों की लड़ाई होती है तो वे एक दूसरे को ही बुरा भला कहती हैं, मर्दों को बीच में लेकर नहीं आती। यह तो मर्दों के तौर तरीके होते हैं कि जब वे आपस में लड़ते हैं तो औरतों के नाम लेकर गालियाँ देते हैं, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती। यह एक सामान्य सी बात है जो किसी को भी पता होगी। फिर उसने मुंह फाड़कर ऐसी बात कैसे कर दी? मेरे सामान से मेरी ज़रूरी चीज़ें भी गायब हो रही थीं, और वो भी सिर्फ ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ कोई औरत ही इस्तेमाल कर सकती थी, और इस घर में सिर्फ मेरी सास ही रहती थी। फिर मैंने सोचा कि मेरी सास इस उम्र में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल क्यों करेगी? जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है तो उसे बहुत सामान मिलता है। मुझे भी बहुत सामान मिला था, लेकिन मैं सामान के मामले में लापरवाह नहीं थी, और कुछ मेकअप की चीज़ें और कुछ जेवर वगैरह जो नकली थे मुझे मिल नहीं रहे थे। फिर एक बहुत ही अच्छा सूट भी गायब था। मैंने यह बात अपनी सास से नहीं कही, क्योंकि वह कहेंगी कि कितनी लापरवाह है ये। मैं परेशान थी कि मेरे कमरे से सामान कहाँ जा रहा था। मेरी तो कोई ननद भी नहीं थी कि मेरी सास मेरा सामान चुराकर उसे दे देती। मेरी एक दोस्त थी जिसकी सास उसे खुद ही सामान लाकर देती और उस पर एहसान करती कि देख बहू, मैंने तेरे लिए कितनी शॉपिंग की है। फिर उसके सामान में से खुद ही चीज़ें चुराकर अपनी बेटी को दे देती। एक तरफ अच्छी बन जाती और दूसरी तरफ बहू को बुरा बना देती थी। ये बात मुझे मेरी दोस्त ने खुद बताई थी, और मैंने जब सुना तो मैं हैरान रह गई थी कि यह सास भी कोई अजीब ही प्राणी होती है। लेकिन मेरी सास तो अच्छी थी, और इसमें एक बात यह भी अजीब थी कि मेरी कुछ चीज़ें कभी कभी मुझे वापस मिल जाती थीं, पर वो इस्तेमाल हो चुकी होती थीं, और फिर उनकी जगह कोई और चीज़ मिल जाती थी। ये मामला भी अपनी जगह था। मुझे इस घर में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। सब लोग ही अजीब थे। मेरी सास को जैसा होना चाहिए था वह वैसी नहीं थी। उनका अच्छा होना मुझे हज़म नहीं हो रहा था। मेरे ससुर की हरकतें तो पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं। रात को सास ससुर के कमरे से अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें आती थीं, और मेरा पति मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इंसान नहीं, कोई रोबोट है। मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहता था। हम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं और अब हमें एक दूसरे से कोई मोहब्बत नहीं होती। मतलब ऐसे रह रहे थे जैसे शादी पुरानी हो जाती है, जबकि अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। अगले दिन मुझे यह पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरी सास भी बहुत खुश थी और मेरा पति भी। सबका ध्यान मेरी उम्मीद पर लग गया और ससुर के बारे में सबने सोचना ही छोड़ दिया। मेरी सास भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, घर में छोटा सा बच्चा आएगा तो रौनक लग जाएगी। मैंने कहा कि अगर बच्ची आ गई तो? मुझे लगा कि शायद मेरी सास को बेटियां पसंद नहीं हैं, तो मेरी सास ने कहा कि अगर बेटियां आएँ तो मैं उससे भी ज़्यादा खुशियां मनाऊंगी। बेटा आए या बेटी आए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बीच की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और उसके माँ बाप की भी। मुझे इतनी हैरानी हुई कि यह मौका था कोई ऐसी बात करने का। आदमी यह कह देता है कि भगवान तुम्हें अच्छी औलाद दे, चाहे बेटे दे या बेटी दे। मेरी सास ने मुझे क्या दुआ दी कि भगवान तुम्हें चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे, लेकिन कहीं तुम्हारे यहाँ हिजड़ा पैदा न हो जाए। राम राम। इस तरह की बात भी कौन करता है? यह सब तो मेरी समझ से बाहर था। मेरी सास वहाँ से चली गईं। वैसे तो वह बहुत खुश थीं, और आधी बात तो उन्होंने बहुत अच्छी भी की थी कि बेटी हो या बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यह बात अपने पति से कही तो मेरे पति ने कहा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वह क्या बात कर रहा है। चलो तुम खुश रहो, अब से तुम्हें खुश रहना है और किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। और मुझे भी कोई परवाह नहीं है कि बेटी होगी या बेटा होगा, हमारी औलाद सेहत और ज़िंदगी वाली हो। लेकिन मैं कुछ दिन तक इस बात के बारे में सोचकर भूल गई कि शायद उनके मुंह से निकल गया होगा। कभी कभी इंसान कुछ और बोलना चाहता है, लेकिन कुछ और बोल देता है, और फिर वह उसे बात को क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझता। शादी के बाद हम लोगों की एक बहुत बड़ी दावत थी, जो कि बहुत देर से हुई क्योंकि मेरे पति के चाचा बाहर के मुल्क में थे। वह वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमारी दावत है। तो माँ ने कहा था कि वह बहुत हैं, अमीर हैं,
और उनकी पत्नी हर बात पर कमी निकालती है, इसलिए अच्छे से तैयार होना और अपना सबसे अच्छा सूट पहनना। उन्होंने बताया कि मेरी जेठानी के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती। वह कोई ना कोई गिला ही करती है और कीड़े निकालने की कोशिश में लगी रहती है, इसलिए तुमने बहुत अच्छे से तैयार होना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा सूट पहनूं। मैंने अपने 2 अच्छे सूट निकाल लिए, लेकिन अब मैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सा पहनूं। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे लगा कि मेरा पति है। मैंने कहा कि इसमें से कौन सा अच्छा है और अपने पति की तरफ पलट गई, लेकिन जब देखा तो वह मेरे पति नहीं, मेरा ससुर था। मैंने कहा, सॉरी पापा, मुझे लगा कि आपका बेटा है, इसीलिए मैंने कहा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, क्या हुआ, सेलेक्ट नहीं हो रहा? तो मैंने कहा, ये दोनों बहुत खूबसूरत हैं, इसके साथ काला जूता पहन लोगी तो वह भी बहुत अच्छा लगेगा, और सोने की बालियाँ तो होंगी तुम्हारे पास, वह भी ब्लैक के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। मैं इतनी हैरान थी। मेरे ससुर ने मेरे सामने 5 मिनट के अंदर न सिर्फ मेरी मुश्किल आसान कर दी, वाकई उनकी सेलेक्ट की हुई चीज़ें आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थीं। काले सलवार सूट के साथ उन्होंने मुझे कॉपर कलर के जूते पहनने को कहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और कानों में सोने की बालियाँ पहनने को कहा, लेकिन हाथ में मोतियों की चूड़ियाँ और गले में माला भी मोतियों की पहनाई। ये कॉम्बिनेशन जब आपस में मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, आपको इन सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा समझ है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, मुझे तो बहुत समझ है। मेरी सास वहाँ पर आ गईं और उन्होंने कहा कि ये तो बस अंदाज़ा लगाते रहते हैं, इनकी बात न सुनना। उन्होंने मेरे ससुर को आंखें दिखाईं, जैसे इशारा किया कि यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। मेरे ससुर ने कहा, क्या हो गया? अगर मैंने अपनी बहू को कोई मशवरा दे दिया तो तुम जो मुझे आंखें दिखा रही हो? मेरी सास शर्मिंदा हो गईं और उनको वहाँ से लेकर चली गईं। मैं बड़ी हैरान हुई कि आजकल की लड़कियों में भी इतनी तमीज़ नहीं होती जितनी मेरे ससुर को थी कि किस सूट के साथ कौन सा जूता और कौन सी ज्वेलरी पहननी है। मैं दावत में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और सबने मेरी तारीफ़ की कि तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे जूते तुम्हारे कपड़ों के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब मैंने यह बात अपने पति को खुशी से बताई तो मेरे पति ने कहा, बाबा की बात न करो, वह तो ऐसे ही अंदाज़ा लगाते रहते हैं। एक और बात मैंने नोट की थी कि मेरा पति मेरे ससुर को बाबा कहकर नहीं पुकारता था। वैसे तो वह उनको पुकारता ही नहीं था। न मैंने उन दोनों को कभी एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते सुना, न ही कभी आपस में सलाम दुआ की। मेरा पति तो उनके साथ इस तरह पेश आता था जैसे वह इस घर में रहते ही नहीं हैं और इस घर का हिस्सा नहीं हैं। एक दिन पुकारना पड़ा तो उसने उनका नाम लिया। मेरे सामने कहता था कि बाबा के लिए खाना बना दो, या बाबा की बात है, लेकिन उनको बाबा नहीं कहता था। मैंने कहा, आप अपने बाप का नाम लेते हैं? तो कहने लगा कि हाँ, मुझे बचपन से आदत है, लेकिन मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, कोई गड़बड़ ज़रूर थी। मेरे पति की मेरे ससुर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शायद इसकी वजह यह थी कि वह रोज़ मेरी सास के साथ लड़ाई किया करते थे। एक दिन मैं घर में अकेली थी और मेरी सास भी आज घर पर नहीं थी, मोहल्ले में कहीं गई हुई थी। पूरे घर को साफ करने के बाद मैंने बहुत सारा कूड़ा निकाला और कूड़ा फेंकने के लिए मैं पीछे बंद गली में गई, जहाँ पर ड्रम पड़ा था, कूड़ादान जो कि सभी घर वालों ने अपना अपना रखा हुआ था, और कूड़ादान वाला आकर वहीं से सबका कूड़ा ले जाता था। जब मैं वहाँ कूड़ा फेंकने गई तो हैरान रह गई। वहाँ मेरे ससुर की कमीज़ पड़ी हुई थी और मैंने उसे उठाया तो वह भारी लग रही थी। मैंने वह कमीज़ उठाकर अपने कमरे में ले आई, क्योंकि आज मुझे देखना था कि इसके अंदर क्या है। मैंने एहतियातन कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पति के आने का वक्त नहीं था और मेरी सास मोहल्ले में गई थीं। अगर आ भी जाती तो मैं कह देती कि मैं कपड़े बदल रही थी, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी कमीज़ की जेब खोली तो इसके अंदर जो चीज़ थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई। इसके अंदर एक चीज़ नहीं थी, बल्कि 3-4 चीज़ें थीं। एक चीज़ तो ऐसी थी जिस वजह से वह बहुत भारी लग रही थी, और वह थी इमली। मेरे ससुर इमली खाया करते थे, लेकिन इमली तो सिर्फ लड़कियां ही शौक से खाती हैं। और दूसरी चीज़ थी मेरी लिपस्टिक, जो काफ़ी दिनों से गुम हो चुकी थी, और मेरे झुमके भी। मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर की जेब से मेरी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, और वह भी ऐसी चीज़ें जिनसे श्रृंगार किया जाता है। फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया कि मेरे ससुर थोड़े से लचकदार थे। यह बात तो सभी जानते थे। इसके अलावा मेरे ससुर इमली खाते रहते थे। उनको लड़कियों की चीज़ों के बारे में भी बहुत पता था।
ये सब बातें तो किसी और तरफ जा रही थीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। शाम हुई तो मैंने यह बात अपनी सास को बता दी। मैंने कमीज़ भी दिखा दी और चीज़ें भी। उन्होंने कहा कि तुम घर का हिस्सा हो तो तुम्हें कभी ना कभी तो यह सब कुछ पता चल ही जाता, और तुम्हें जल्दी ही पता चल गया। मैं तुम्हें असल बात बता देती हूँ, नहीं तो तुम पता नहीं क्या क्या सोचती। मैंने कहा कि मैं तो बहुत हैरान हूँ, आप लोग मुझसे बातें छुपाते हैं। इस घर में जो भी हो रहा है वह मुझे भी पता होना चाहिए। आपने पहले दिन कहा था कि यह मेरा भी घर है। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें बात बताती हूँ, तुम परेशान मत हो। और फिर उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर मर्द नहीं हैं, बल्कि नामर्द हैं। मैं हैरान थी। फिर मेरे पति कहाँ से आए? तो सास ने कहा कि ये उसका बाप नहीं है, बल्कि ये उसके भाई का बेटा है, यानी कि मैंने अपने देवर से लेकर पाला था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह लोग बाहर चले गए, इसलिए कभी कोई मसला नहीं बना। मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, क्योंकि उनका बस एक ही मकसद है कि मैं किसी तरह लड़की बन जाऊं। कुछ दिन पहले जब वह रात गायब हुए थे, तुम्हें पता है वह कहाँ थे? वह डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर जाकर हमने उनको ज़बरदस्ती रोक दिया और वापस घर ले आए। और अगर ऐसा हो जाता तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, जानबूझकर इमली खाते हैं, क्योंकि कहीं से सुन लिया है कि इमली खाने से औरत में नारीत्व बढ़ता है। इसी तरह तुम्हारी चीज़ें चुराकर इस्तेमाल करते रहते हैं। मैंने तो अपनी सारी चीज़ें ताले में रखी हैं, लेकिन तुम्हें यह बात कहती तो फिर तुम क्या सोचती कि मुझे क्यों कहाँ है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस दिन जो मशवरा दे रहे थे वह भी इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको इन सारी चीज़ों का बहुत शौक है। हमारी रोज़ इसी बात पर लड़ाई होती है। सारे रिश्तेदार मुझसे दूर भागते हैं और कोई भी घर नहीं आता है। मैंने अपनी सास के हाथ पर हाथ रखा और कहा कि आपने सारी ज़िंदगी कैसे गुजार दी। तो उन्होंने कहा कि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, मेरे पीछे भी मायका नहीं था, और इस शख्स को छोड़ देती तो फिर इसका क्या होता, ये ज़माने का शिकार बन जाता। मैंने कहा कि फिर इस तरह हम उनको कैद करके कब तक रखेंगे? हमें उनका इलाज करवाना होगा। क्या इलाज? उसका इलाज तो वही है। तुम क्या मेरे पति को औरत बनाना चाहती हो, उसका ऑपरेशन करवा के? तो मैंने कहा कि नहीं, हमें इनका मानसिक इलाज करवाना होगा। मेरी सास ने पता किया था, लेकिन वह बहुत महंगा था। तो मैंने कहा कि हम पैसे जमा करेंगे, लेकिन उनका इलाज करवाएंगे, क्योंकि यूं तो कोई भी हल नहीं होगा। इस तरह तो सब मुश्किल में रहेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि आप मुझे पहले दिन बता देती तो मैं आपकी मदद करती। मेरी सास ने कहा कि मैं तुम्हारी सास भी नहीं हूँ। मैंने अपनी सास से कहा कि हाँ, आप शायद मेरी सास नहीं हैं, क्योंकि मेरा पति आपका सगा बेटा नहीं है, लेकिन आप मेरी सास बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि आज से आप मेरी माँ हैं। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और इसके बाद हमने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने ससुर का इलाज करवाना शुरू किया। तो अब मुझे समझ आई कि मेरा पति उनको बाबा नहीं कहता था, क्योंकि इसका बाप था ही नहीं। तभी तो मेरा पति इतना ज़्यादा संजीदा था, क्योंकि वक्त से पहले ही उसने बहुत कुछ देख लिया था। उसके माँ बाप ने इन लोगों को दे दिया, और फिर इन लोगों के साथ उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी होगी। वह अपने परिवार से दूर हो गया, और उसके परिवार वालों ने उसकी कभी खबर भी नहीं ली होगी। जो सोचता होगा कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे उसके अपने ही माँ बाप ने किसी और को दे दिया, तो फिर ऐसा इंसान तो मेरे पति जैसा ही होता है। तभी तो वह अपने बाप से दूर दूर रहता था, उनको बुलाता भी नहीं था, बस मेरे सामने ही बाबा कहता था। इस घर के सारे राज मुझे पता चल गए थे, और इन राजों की हिफाजत करना भी मेरा ही काम था। इलाज शुरू करवाया है अपने ससुर का, और अब थोड़ा बहुत फ़र्क भी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।